नई शुरुआत करता भारत। हाल के बरसों में दुनिया ने इस विशाल देश के बढ़ते जियोपॉलिटिक्स और व्यापार के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझा है, लेकिन विज्ञान और तकनीकी में इसकी कामयाबी कितनी है, आइए मेरे यानी रॉब मैकब्राइड के साथ हम जमीन, समुद्र और आसमान के रास्ते चलते हैं भारत के साइंस सफारी पर। अगर आप में ब्रह्मांड के अस्तित्व को जानने की चाह और ये जानने की ललक है कि हमारी शुरुआत कहां से हुई, तो शायद आप यहां से शुरू करना चाहेंगे। भारत के इस छोटे से ग्रामीण इलाके में एक नायाब केंद्र ब्रह्मांड के सुदूर कोने से आने वाले संकेतों को सुनने की कोशिश कर रहा है। एक केंद्र की तरह यह अपने आप में निराला है। महाराष्ट्र के इस 20 किलोमीटर के इलाके में 30 एंटेना लगे हैं और इनमें से हर एक का डायमीटर 45 मीटर का है, और ये सभी के सभी एंटेना ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। GMRT यानी जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यहाँ पुणे के उत्तर में एक ऐसी जगह की लंबी तलाश के बाद लगाए गए जहाँ रेडियो इंटरफेरेंस सबसे कम था, और ये भारत के अब तक के सबसे बड़े साइंस प्रोजेक्ट्स में से एक है। डॉक्टर यशवंत गुप्ता ने GMRT को शुरू से बनते देखा है, यहाँ तक कि उसकी नायाब डिजाइन भी उनके सामने ही बनी। ठोस सतह के बजाय जालीदार सतह होने के कारण ये एंटीना परावर्तन के लिए जितनी जगह मुहैया कराते हैं, उसके हिसाब से ये ढांचे बहुत ही हल्के हैं। पैनल्स को बड़े खास और नायाब तरीके से बनाया गया है। इस डिजाइन को स्मार्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि खींची गई जाली को रस्सी की मजबूत केबल से बांधा गया है। ये पूरा ढांचा इसी पर टिका है और इस कारण इसकी लागत बहुत कम हो गई है। GMRT की काबिलियत इस बात में है कि वो हाइड्रोजन के उन बादलों को खोजता है जिनसे माना जाता है कि आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। उन शुरुआती बादलों को अंतरिक्ष के सुदूर कोनों में ढूंढकर हम इस बात का बेहतर पता लगा सकेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। GMRT जल्द ही देश और विदेश के खगोल शास्त्रियों में बहुत लोकप्रिय हो गया है। आज यहाँ साल भर में अलग अलग प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 100 प्रपोजल्स आते हैं, और इनमें से 1/3 विदेशों से आते हैं। 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक की कम रेडियो फ्रीक्वेंसियों पर काम करते हुए GMRT ने पाया है कि उसने एक महत्वपूर्ण हिस्से में अपना दबदबा बनाया है और बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स के काम में मदद कर रहा है। साथ ही ये कम फ्रीक्वेंसी पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में लगे केंद्र से बेहतर काम करता है। इसकी सेवाओं की मांग लगातार बनी रहती है और वैज्ञानिक सहित टेक्नीशियंस का दल 24 घंटों शिफ्ट्स में काम करते हुए इस केंद्र को चलाता रहता है। इस दौरान वो जबरदस्त कंप्यूटर्स की मदद से न सिर्फ मिलने वाली तस्वीरों पर काम करते हैं, बल्कि छोटे से छोटे संकेत को पकड़ने के लिए आसमान पर नजर रखने वाले सभी डिश एंटेनास के सटीक संचालन को भी संभालते हैं। GMRT के कारण ही हाल के बरसों में 2 नई खोज हुई, और ये दोनों ही पल्सार्स से जुड़ी हुई हैं। पल्सार्स एक खास किस्म की चीज है। असल में इन्हें हम डेड स्टार्स मानते हैं। ये असल में सुपरनोवा विस्फोट के बचे हुए हिस्से हैं, और ये तब निकलते हैं जब किसी तारे का केंद्रीय हिस्सा टूटता है और न्यूट्रॉन के बड़े घने गोले तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पल्सार रिसर्च एक ऐसा विषय है जिसमें कई दशक से खगोल शास्त्री जुटे हुए हैं। खासकर 1960 के दशक में पहले पल्सार की खोज के बाद से ऐसा ज्यादा हुआ है। जैसे जैसे और पल्सार्स मिलते गए, वैसे वैसे भौतिकी के हमारे सिद्धांतों को चुनौतियां मिलने लगी। डॉक्टर गुप्ता और उनके साथियों द्वारा ढूंढा गया एक पल्सार बाइनरी सिस्टम है, यानी वो पल्सार जो किसी वस्तु का चक्कर लगा रहा हो और जिसकी कक्षा स्थिर नहीं है। इस कारण वैज्ञानिक दुविधा में हैं। 10 किलोमीटर का एक घेरा है जो बड़ी तेज गति से घूम रहा है। ये सितारे अपनी चुंबकीय धुरी के दोनों ध्रुवों से
रेडियो तरंगे छोड़ रहे हैं। तो आपको ये रेडियो तरंगे वैसी ही दिखाई दे रही हैं जैसे कि लाइट हाउस से निकलने वाली रोशनी। जब भी ये सितारा घूमता है तो आपको एक चमक दिखाई देती है। बस ये चमक रेडियो तरंग की तरह हम तक पहुंचती है, इसीलिए हम इसे पल्सार कहते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आपको मज़ा आता है और साथ ही आपको ब्रह्मांड में अपनी स्थिति के बारे में सही समझ भी मिलती है। जैसे ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में, ऐसी चीज़ जो हमें बताती है कि कई अरबों साल पहले क्या हुआ होगा। इधर दुनिया भर के रेडियो खगोल शास्त्री अगली पीढ़ी के रेडियो टेलीस्कोप्स का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में GMRT बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा दे रही है। रुको, यहीं उतार दो। नमस्ते, शुक्रिया। देखिए, कृषि प्रधान देश होने की वजह से भारत के लोग खराब से खराब मिट्टी से भी अनाज उगाना जानते हैं। अब ये काबिलियत बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि बाकी देशों की तरह भारत भी अपनी मशीनों को चलाने के लिए वैकल्पिक ईंधन ढूंढ रहा है। किसी गर्म दिन ठंडी मर्सिडीज में बैठकर घूमने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मर्सिडीज बेंज आज कम होते तेल के जमाने में भी अपने ईंधन के कारण बहुत ही गजब की कार लगती है। ये कार मर्सिडीज बेंज वैन के साथ साथ कार निर्माता डेमलर क्राइसलर ने सफलतापूर्वक बायोडीजल से चलानी शुरू की और इसका निर्माण उन्होंने स्थानीय भारतीय सहायकों की मदद से किया था। भैया जरा वन वे का टिकट देना। हाँ, वन वे का। बायोडीजल को जथरोफा के पौधे से निकाला गया है। भारत में ये खरपतवार आमतौर पर उगती है, वो भी सबसे खराब मिट्टी में। इससे पैदा होने वाले बायोडीजल से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कम हो जाता है। भारत के सबसे मुश्किल और बंजर इलाकों में मिलने वाले इस ईंधन से असल में गाड़ी बड़े मजे से चलती है। हम लोग इस हाईवे पर कई घंटों से चल रहे हैं और हमारी ये कार भी बड़े ही आराम से चल रही है। कभी वक्त खेलने का होता है और कभी पढ़ने का, और कभी कभी दोनों का ही। खिलौने और खेल ये सब साधारण विज्ञान पर आधारित होते हैं, जिनका मकसद हम सब के अंदर मौजूद एक युवा वैज्ञानिक को प्रेरित करना है। ये खेल खिलौने उन घरेलू चीजों से बने हैं जिन्हें शायद हम यूं ही फेंक देते हैं। ये सारी चीजें इस एक इंसान की देन है। ये है अरविंद गुप्ता, इंजीनियर, टीचर, खिलौना निर्माता और किताबों के शौकीन। एक ऐसा आदमी जो खुद अपने आसपास फैले विज्ञान से उतना ही हैरान है जितना कि वो अपने यहाँ आने वाले इन बच्चों को हैरान होते देखना चाहता है। This is like the two parallel lines, like the railway track, and this is the engine, right? And it starts from Shivaji Nagar station, right? And it comes to the Pune junction, which is the terminus. It doesn't go back to Shivaji Nagar, right? And if you stick a picture of a monkey on this, it will look like a monkey climbing a coconut tree, right? बच्चों की सहज जिज्ञासा को समझते हुए वो अपना जादू फैलाने से नहीं चूकते। अपने समय में उन्होंने बच्चों को विज्ञान सिखाने के ऐसे सैकड़ों नए तरीके इजाद किए थे।
ये सिक्का और कोट का हैंगर सेंट्रीपिटल फोर्स की जटिलताओं को समझाता है। धीरे धीरे अपनी उंगली को उठाओ और इसे सीधा कर दो। इसे फौरन नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी फोर्सेस हैं जिन्हें आपको अनुभव करना है। ये बहुत ही पेचीदा चीज है। और अब देखिए, क्या आप इसे ऐसे खड़ा कर सकते हैं? ये साधारण प्रदर्शन इस बात को ध्यान में रखकर किए जाते हैं कि सामान्य से सामान्य बच्चा भी सिद्धांतों को समझ ले। अरे, सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं तो दरअसल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान्य और सस्ती शिक्षा को आधार मानकर अरविंद गुप्ता की लगातार ये कोशिश रही है कि हम बेकार हो गई चीजों के इस्तेमाल से युवाओं को विज्ञान के जादू की ओर आकर्षित कर सकें। फेंके गए पेय पदार्थों के पैकेट, साइकिल के ट्यूब्स, टूथपेस्ट के ट्यूब्स, बैटरी, फिल्म रोल के डिब्बे, इन सब को वैज्ञानिक औजार में बदला जा सकता है। अरविंद गुप्ता का मानना है कि बच्चों की ऐसी परवरिश होनी चाहिए कि वो बेकार चीजों को नए निर्माण के आधार की तरह देखें। और अरविंद जी को अपनी सरगम बजाने का पूरा हक है। बच्चों के लिए तो ये पूरी दुनिया एक प्रयोगशाला है। वो बिना बताए ही विज्ञान में जुटे रहते हैं और बिना सिखाए बहुत कुछ सीखते हैं। अब ये तो हम बड़े लोग हैं जो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे तो बचपन से ही सीखना जानते हैं। वो तो पैदा होते ही सीखना शुरू कर देते हैं। विज्ञान और तकनीकी में अरविंद गुप्ता जैसे नई सोच रखने वाले लोगों की कोशिशों से ही भविष्य के कई लीडर्स तैयार हो रहे हैं। ये लीजिए। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। सचमुच। जरा इसे देखो। अपने बल पर इन्होंने हजारों बच्चों को विज्ञान की जादुई दुनिया की ओर आकर्षित किया है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इस प्रयोग को सामान्य रोजमर्रा की चीजों से विज्ञान के मूल सिद्धांत समझाए जाते हैं, लेकिन छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें उभरती हैं। आज हम टारमैक पर LCA की टेस्ट फ्लाइट की 526वीं उड़ान को देखने के लिए खड़े हैं और ये इसके विकास कार्यक्रम का एक शानदार नमूना है। कहीं मैं बहरा ना हो जाऊं। LCA यानी भारत का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट छोटा, हल्का और हरफन मौला है। ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान भारतीय सूझबूझ और विकास का एक शानदार नमूना है। ये इस क्षेत्र में भारत की कोशिशों का एक प्रतीक है और इसका निर्माण MiG-21 सीरीज के विमानों के बड़े बेड़े के विकल्प की तरह किया जा रहा है जो हमारे पास है, और इसे 15 या 18 साल पहले शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें नई तकनीकें विकसित करनी पड़ी और फिर विमान का भी विकास करना पड़ा। हमें इस पर नाज है क्योंकि ये विमान बहुत ही नायाब है। कार्बन कंपोजिट से बना एयरफ्रेम और उन्नत एवियोनिक्स जैसी कई अहम टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई, जिनकी बदौलत एक हल्का, बेहद मजबूत और तेज तर्रार विमान तैयार हुआ। इसका डिजाइन एक बेहतरीन संचालन वाले हल्के लड़ाकू विमान को ध्यान में रखकर किया गया, जो काफी बड़ी तादाद में हथियार ले जा सके और जिससे चलाना भी आसान हो। हमने ये विमान बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा कि हमारे पायलट्स चाहते थे। भारत में पहले किसी और विमान में धातु के बजाय कार्बन कंपोजिट्स इतनी मात्रा में इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि हल्का होने के साथ साथ इसके शानदार डेल्टा आकार के विंग्स में किसी जोड़ या पेंच की जरूरत ही नहीं है और साथ ही इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। खाली विमान का वजन कम रखा गया है क्योंकि हमने इसमें धातु का इस्तेमाल नहीं किया है। इस कारण इससे टकराकर लौटने वाली रडार तरंगें भी कम होती है और इस तकनीक में मरम्मत भी आसानी से हो जाती है। विमान में जंग भी नहीं लगता और ना ही ये गलता है। LCA कार्यक्रम की मदद से भारतीय इंजीनियर्स ने नए पदार्थों के साथ काम करने में महारत हासिल की है। इसके प्रोटोटाइप मॉडल नंबर 3 को तैयार करने में आप देख सकते हैं कि कितना कंपोजिट पदार्थ इस्तेमाल किया जा रहा है और करीब 90% सतह इसी पदार्थ से बनी है।
मास्टर शेफ की तरह ही इसका हर हिस्सा अवन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके हर हिस्से का जबरदस्त परीक्षण होता है, तभी ये जोड़ने के लिए भेजा जाता है। इतना शानदार सुपरसोनिक विमान बनाने के लिए ढेर सारे सुपरसोनिक परीक्षण किए जाएंगे, तभी यह विमान उड़ने लायक होगा। एलसीए के विकास के दौरान विंड टनल में इसे 7000 बार ले जाया गया। विंड टनल डिजाइन और विकास के चरण का जरूरी हिस्सा है और इतने अहम विमान की एरोडायनेमिक्स को सही करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। विंड टनल में हम जमीन पर ही वो हालात तैयार करते हैं जिनका सामना आसमान में होता है। वहाँ विमान उड़ रहा है और उसके आसपास हवा भी ठहरी हुई है। यहाँ हम उल्टा करते हैं, एक मॉडल स्थिर रहता है, करीब करीब स्थिर ही रहता है, और हम उस पर हवा छोड़ते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसे हवा का कितना दबाव सहना होगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका डिजाइनर जवाब चाहते हैं, और हम भी। भारत के आसमान में उड़ने वाली देश में बनी लगभग हर मशीन इसी जगह परीक्षण के लिए आई है, चाहे वो विमान हो या फिर अंतरिक्ष यान। एक बार हवा का बहाव गड़बड़ होता है या चीजें बिखरती हैं या कोई उतार चढ़ाव होता है तो पता लगता है कि अच्छी से अच्छी गणित की इक्वेशन भी सही साबित नहीं होती। इसके अलावा गणित की इक्वेशन सही भी हो, पर कभी कभी कंप्यूटर पर भी शक होता है। हो सकता है कंप्यूटर भी ठीक हो जाए, पर जरूरी नहीं है कि वो उतने ही तेज हो, इसलिए विंड टनल की जरूरत पड़ेगी। सारा शोध और विकास, सारी नई सोच, सारी मेहनत का नतीजा ये जबरदस्त विमान है जो अब सक्रिय सेवा के लिए तैयार है। एलसीए ने भारतीय विमान उद्योग को एक नया आयाम दिया है। डिजाइन, एवियोनिक्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग में भारत को अपनी मेहनत से महारत मिली है और अब विदेशी टेक्नोलॉजी पर उसकी निर्भरता नहीं रह गई है। बहुत से लोगों को ये यकीन ही नहीं था कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। आज हमने ये कर दिखाया, और न सिर्फ किया बल्कि इसे इस्तेमाल करने वालों को भी भरोसा दिलाया कि वो ये कह सके कि वो मिराज से बेहतर विमान उड़ा रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि हमने 30 साल की टेक्नोलॉजी की खाई को पाट दिया है और आज हम ज्यादातर देशों के बराबर आ गए हैं। भविष्य में अगर हमें अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने पड़े तो वो विमान शर्त या भविष्य के किसी भी लड़ाकू विमान की बराबरी कर सकेंगे। डिजिटल फ्लाई बाय वायर तकनीक पायलट के विमान को आराम से उड़ाने और उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। आज हम दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में से एक के सिमुलेटर में बैठे हैं। देखते हैं कि यह काम कितना मुश्किल है। जवाब है बहुत मुश्किल। नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए पायलट्स की नई पीढ़ी आ रही है। भारत में स्पेस रिसर्च की शुरुआत 1961 में हुई और महाशक्तियों जैसी फौजी और औद्योगिक ताकत के बगैर भी काम शुरू हो गया। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ने के बाद से भारत ने कई रिमोट सेंसिंग और संचार उपग्रह छोड़े हैं। इस कहानी की शुरुआत केरल तट के एक अलग थलग पड़े इलाके तुम्बा और इस गिरजाघर से शुरू होती है। यहां जब अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ तो यहां का स्थानीय गिरजाघर इस मछुआरे समाज में बनी कुछ एक पक्की इमारतों में एक था। आज यहां एक संग्रहालय है जिसकी तमाम प्रदर्शनियां भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कहानी सुनाती हैं। ये कहानी सामान्य साउंडिंग रॉकेट से शुरू होकर एकदम नई तकनीक से बने बड़े लॉन्च व्हीकल्स तक जाती है, जिनकी मदद से उपग्रहों को कक्षा में छोड़ा जाता है।
विशाल उपग्रहों से लेकर छोटे उपग्रहों तक को यहाँ छोड़ा जाता है। ये मौसम बताने वाला रॉकेट आज शाम को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जन्मस्थली तुम्बा से छोड़ा जाने वाला है। लॉन्च के लिए रॉकेट को तैयार करते समय चेतावनी के लिए फ्लेयर दागे जा रहे हैं। ये तुम्बा से हर 15 दिन में किया जाने वाला लॉन्च है, जो वायुमंडल में ऊंचाई पर मिलने वाली जेट स्ट्रीम में हवा की रफ्तार को मापता है। शुरू से ही अंतरिक्ष की छानबीन का मकसद इंसान की जरूरतों को पूरा करना रहा है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में शिक्षा, प्रसारण और रिमोट सेंसिंग में ये बखूबी नजर आता है। Stand by for time mark at T-minus. सफारी, देखिए इसे मैं सफारी कहता हूं और यह भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या हम फिट हैं? तैयार हैं? तो चलिए। गोवा के करीब वास्को में सुबह सुबह नावें काम पर निकल रही हैं। अपनी नाव के आगे सिडनी खड़े हुए हैं। वो पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन समुद्र से लगाव होने की वजह से उन्होंने मछली पकड़ने का पेशा शुरू किया है। उपग्रह से मिलने वाली जानकारी के कारण उनका काम आसान हो गया है और उन्हें पता है कि कहाँ मछली पकड़नी है। जहां मछलियां आसानी से मिल सकती हैं, उन इलाकों की जानकारी आजकल इसलिए ज़्यादा कारगर है क्योंकि हम मछली ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। तो अगर हमें मछली पकड़ने के संभावित इलाकों की जानकारी पहले से मिल जाए तो वहाँ मछली पकड़ने के मौके बढ़ जाते हैं। ऐसे में वक्त और डीजल दोनों की बचत होती है। बाहर से दिखने में ये सामान्य मछली पकड़ने वाली नाव लगती है, लेकिन अंदर से नई तकनीक से लैस है। मैं अपनी नाव में सारे नए उपकरण इस्तेमाल करता हूँ। मेरी नाव पर एक DGPS है, ये डिफरेंशियल GPS है। इसके अलावा इको साउंडर और मछली का पता लगाने वाला यंत्र है। एक सोनार भी है जो मेरी नाव से 400 मीटर दूर तैर रही मछली का भी पता लगा लेता है। लेकिन मछली के उतना करीब पहुंचने के लिए सिडनी को पता होना चाहिए कि उन्हें कहां मछली पकड़नी है और इसी में संभावित मछली पकड़ने वाले इलाके की जानकारी मददगार होती है। महासागर के वैज्ञानिकों, समुद्री जीव विज्ञानियों और रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञों से ये हाईटेक आंकड़े मिलते हैं। होता यह है कि हम नोवा उपग्रह से मिले आंकड़े जांचते हैं, समुद्री सतह का तापमान लेते हैं और फिर इन आंकड़ों को IRIS-P4 ओशनसेट के आंकड़ों से मिलाकर देखते हैं। ये भारतीय उपग्रह क्लोरोफिल की जानकारी देता है। इसमें हम उन बातों पर ध्यान देते हैं जो मछलियों की बड़ी तादाद के लिए ज़रूरी है, उसे फिर हम मार्क कर देते हैं। इसके बाद इसे हाइड्रोग्राफिक ऑफिस चार्ट पर उतारते हैं, जिससे मछुआरे इसे देखकर आसानी से समझ सकें। सिडनी और उनके दल के लिए इसका मतलब है ज्यादा मछलियां और कम मेहनत। इतने बड़े तट पर मछली से आजीविका कमाने वाले 1 करोड़ लोगों के लिए उपग्रह तकनीक ने इन मछुआरों को बहुत ज्यादा मदद दी है। समुद्र में भटक रहे मछुआरों के बाद अब हम यहाँ के स्थानीय बाजार में मछली बेचने वाली महिलाओं के पास चलते हैं। क्या नाम है इस मछली का? कोबरा। खाने में अच्छी है? कोबरा। कितना? ये पूरा 50। हाँ? पूरा 50 रुपए। 2 रुपए का या 5 रुपए का? 5 रुपए। 5। कौन सा गांव से आया? क्या पूछ रही है? मैं कौन से गांव से आया? अच्छा, मैं हांगकांग के गांव से आया। हांगकांग से। जानती हो, चीन के पास एक छोटा सा गांव है। टीवी में दिखा था। चीन के बारे में जानती हो? मैं चीन से आया हूँ, लेकिन मैं चीनी नहीं हूँ। अच्छा, हम चलते हैं। बस भी करो। इनसे बात करने में पूरा दिन लग जाएगा। या तो यहाँ की बोली सीखिए या फिर मोल भाव सीखिए या फिर खुद ही रॉड उठाइए और मछली पकड़ लीजिए। मिल गई। सफारी के अपने सफर में हम दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पहुंचे हैं। हम इस जगह पर दवाइयों के विकास का काम करते हैं और इस लैब में मलेरिया के टीके पर काम किया जाता है।
डॉक्टर चेतन चिटनिस एक बहुत पुराने दुश्मन से चल रही जबरदस्त लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये लड़ाई कई दशकों से चल रही है, पर अब इसका अंत दिखाई देने लगा है और इसका श्रेय मलेरिया के उस टीके को जाता है जिसकी बरसों से लोगों को तलाश थी। डॉक्टर चिटनिस, जरा हमें ये बताइए कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए मलेरिया कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर संक्रामक बीमारियों के नजरिए से देखें तो अभी भी मलेरिया की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की जानें जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि हर साल मलेरिया के 30 करोड़ मामले सामने आते हैं और करीब 20 से 30 लाख लोग इसके शिकार होते हैं। इसमें बच्चे ज्यादा होते हैं। मलेरिया के नए नए प्रकार अपने खिलाफ इस्तेमाल होती दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते जा रहे थे। इसीलिए इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक कारगर टीके की जरूरत थी। इसके लिए इस परजीवी के काम करने और उसे मारने के तरीके के बारे में क्रांतिकारी नई सोच की जरूरत थी। जरा बताइए, ये टीका कैसे काम करता है? हमने डफी बाइंडिंग प्रोटीन बनाने वाले जीन का क्लोन तैयार कर लिया है, खासकर वो हिस्सा जो हमारे द्वारा लगाए जा रहे रिसेप्टर को ई कोलाई से मिला देता है, और हम इस फर्मेंटर में ई कोलाई को विकसित करते हैं। ये ई कोलाई प्रोटीन पैदा करती है और मैं अभी आपको बगल की लैब में दिखाऊंगा कि हम प्रोटीन को ई कोलाई से साफ करके निकालते हैं और वही टीके का काम करती है। अगर लोगों को इस प्रोटीन के टीके लगा दिए जाएं तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होंगी और यही एंटीबॉडीज उस परजीवी को मारकर लाल रक्त कोशिकाओं पर उनके हमले को रोक सकेंगी। इस कामयाबी से टीम ने फिर से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आपसी सहयोग की कारगरता को साबित कर दिया है और ये भी बताया है कि मलेरिया जैसी बड़ी चुनौती से जूझने के लिए कई संगठनों को मिलकर काम करना पड़ता है। ये भारत बायोटेक की एक प्रोडक्शन लाइन है। भारतीय दवा उद्योग में नए नजरिए के साथ विकास करने वाली इस अग्रणी कंपनी ने हेपेटाइटिस बी के टीके बनाने की एक तकनीक विकसित की है जिसमें बहुत कम लागत लगती है और इसके केमिकल बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कम होते हैं। हमने सोचा कि हमें नए तरीके अपनाने होंगे ताकि हम ज्यादा सुरक्षित टीके तैयार कर सकें जिनकी लागत कम हो, और यही हमारा मकसद था। और इसे पाने के लिए हमने हाइमैक्स का विकास किया और इसके लिए हमें विश्वव्यापी पेटेंट मिला। भारतीय दवाई कंपनियों के कारण आज विकासशील देशों में लोगों को मिलने वाली बहुत सारी दवाइयों के दाम में जबरदस्त कमी आई है। भारत के पेटेंट कानूनों ने कंपनियों को विकसित देशों की कंपनियों के मुकाबले जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन के ज्यादा सस्ते और नए तरीके अपनाने का विकल्प दिया है। इससे दवाइयों के दाम में 10 गुना कमी हो गई और आज हालत यह है कि जो टीका $20 में बिकता है उसे हम 20 सेंट में बेच सकते हैं। मेरा मानना है कि भारत को विकसित देश बनाने में नए नजरिए ने बहुत मदद की है। उत्पादन की कीमत कम होने और हुनर की बहुतायत के कारण आज फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा दौर जिसमें यह देश कुछ मामलों में विश्व के पथ प्रदर्शक देश की तरह उभरेगा और इससे उन लोगों और समाजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ग्रामीण भारत का वही पुराना रूप, पीढ़ी दर पीढ़ी इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एक ही जीवन के भीतर आज यहाँ इतने गहरे बदलाव होने वाले हैं जिसकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम आंध्र प्रदेश के जीनुरु गांव में हैं। ऊपर से तो सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन एंटेना का होना यह बताता है कि यहां का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं खेत में बैठा कंप्यूटर खोलकर ईमेल देख सकता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट और संचार माध्यमों की पहुंच जबरदस्त रही है। हालांकि ग्रामीण विकास की दर उतनी तेज नहीं रही, लेकिन आज एक की मदद से दूसरे को बढ़ावा देने की कोशिश है। टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ प्रोजेक्ट अश्विनी चलाया जा रहा है। यहाँ एक ग्रामीण केंद्र में छात्र रोजाना एक ऐसे टीचर से पढ़ने आते हैं जो मीलों दूर बने क्लासरूम में बैठी है। Good morning children, how are you? इस प्रोजेक्ट के तहत 32 अश्विनी सेंटर्स तैयार किए गए हैं जो ग्रामीण इलाकों में करीब 5 लाख लोगों को ये सुविधा मुहैया कराते हैं। Madam, please say about the advert. आपसी बातचीत वाले सेशंस के दौरान इसमें हिस्सा लेने वाले अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। आज एक दूसरे से दूरी
इस इंटरनेट के युग में बेमानी हो गई है। बाईराजू फाउंडेशन ऐसे टीचर्स को रखता है जो बच्चों और बड़ों को लगातार चलने वाले शिक्षा कार्यक्रम में इस वाईफाई नेटवर्क की मदद से शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही परंपरागत क्लासरूम्स के दूसरे स्रोत जैसे कठपुतलियां कहानियां सुनाने और जनता को सूचना देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा ये केंद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद स्थित स्टूडियो से जोड़े जा सकते हैं, जहां कृषि और स्वास्थ्य के विशेषज्ञ लोगों को अपनी राय दे सकते हैं। ये सारे प्रभाव ये तय कर रहे हैं कि इन बच्चों को जो समाज मिले और जिसे वो अगली पीढ़ी को सौंपे वो हमारे जमाने से बेहतर हो। तुम लोग सब उस कैमरे की ओर देखना, ठीक है? तुम्हारी बहुत अच्छी फोटो आएगी। हैं? टेल मी व्हाट्स योर नेम? My name is Satya Ramya. Satya Ramya. Satya Ramya. Okay, and how old are you? I am 10 years old. Tell me about your school. Do you like school? No. You don't like school? Who else speaks English here? What's your name? My name is God. Give me 5. Another one. Dude. Bye-bye. See you. Bye. See you. See you. See you. Bye. Bye-bye. डिजिटल युग की क्रांति से सभी को मदद मिल रही है। यहाँ तक कि गरीब से गरीब किसान भी इसका फायदा उठा रहा है। मैं यहाँ इस खेत में कुछ किसानों के साथ कीड़ों की तलाश में हूँ। अब ये तो नहीं पता कि कौन से कीड़े ढूंढने हैं, लेकिन जैसे ही वो कीड़े हमें मिल जाएंगे हमें एकदम पता लग जाएगा। ये भी टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल है। क्या लगता है मिल गया? गरीब किसानों की मदद के लिए शुरू की गई इस योजना को ई-सागू कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेटर्स नियमित तौर पर किसानों से मिलते हैं और उनकी मुश्किलों को सुनते हैं। ये लोग फसलों में लगे कीड़ों और बीमारियों की तस्वीरें लेते हैं, फिर इन्हें इंटरनेट के जरिए विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है। फिर विशेषज्ञ बताते हैं कि परेशानी क्या है और इससे कैसे निपटा जाए। हमसे बात करने का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसानों के लिए मददगार वैज्ञानिक खोजों का पता लगाते हुए इक्रिसैट पहुंचना तो जरूरी ही था। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट गैर मुनाफे वाला संगठन है और भारत में इसका मुख्यालय है। ये संगठन 50 विकासशील देशों में काम करते हुए सबसे गरीब किसानों की मदद करता है। अब तक हमने जितने भी नए विकास देखे हैं वो सब लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन ऐसे देश में जहाँ 2/3 लोगों की आजीविका जमीन पर निर्भर हो, वहाँ खेती में कोई भी सुधार वाकई बड़े पैमाने पर असर डालता है। हाल ही में एक बड़ी सफलता पिजन पी पॉड बोरर से लड़ने में मिली है। मतलब ये लार्वा सभी पौधों पर असर दिखाएंगे ना, यानी फली वाले पौधों पर कुछ ज्यादा? नहीं, असल में ये पॉलीफेगस है, इसलिए न सिर्फ फली वाले पौधों पर बल्कि पत्ता गोभी, कपास, मिर्च और उगाई जाने वाली सभी फसलों पर असर दिखाता है। ये एशिया में सारी खेतीहर फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन है और असल में आजकल हम लोग हर साल इस कीड़े से बचने के लिए 50 करोड़ की कीटनाशक दवाएं इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और इसके कारण हम लोगों को करीब $2 अरब का नुकसान होता है। इससे निपटने के लिए एक बायोपेस्टिसाइड NPV को किसानों की मदद से विकसित किया गया और उनसे कहा गया कि वो अपनी फसलों में से खुद इन लार्वों को इकट्ठा करें। इसके बाद इनका इस्तेमाल बायोपेस्टिसाइड में कच्चे माल की तरह किया जाता है। ये वायरस से संक्रमित होता है जिससे ये कीड़ा मर जाता है। इसके बाद इसे फसल पर फिर छिड़क दिया जाता है जिससे वो सुरक्षित रहती है। एक झाड़ी से तो बहुत सारे मिल जाते हैं। समय के साथ बेअसर होते परंपरागत कीटनाशक का ये कारगर विकल्प है। देखिए, इस कीड़े को सिर्फ कीटनाशकों की मदद से काबू में रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सभी को एक मिलीजुली रणनीति अपनानी होगी। यानी आपने ये तरीका निकाला कि कीड़ों को ही एंटीबॉडीज विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है ना? जी बिल्कुल। किसान इस पिजन पी पौधे को कीड़े लगने के वक्त झाड़ देते हैं और लार्वा से ही ये वायरस निकलता है। इक्रिसैट की ट्रांसजेनिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक डॉक्टर किरण शर्मा गरीब किसानों की एक और परेशानी से जूझ रहे हैं और ये है कुपोषण। एक भूख ऐसी होती है जहां आपको खाने के लिए पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती और दूसरी भूख ज्यादा खतरनाक होती है जहां लोगों को लगता है कि उन्हें पर्याप्त खाना मिल रहा है लेकिन वो संतुलित आहार नहीं होता। तो इससे वो स्थिति खड़ी होती है जिसे हम छिपी हुई भूख कहते हैं, जहां जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी रह जाती है।
इस प्रयोगशाला में मिली कामयाबी आपको दुनिया की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड मूंगफली के रूप में दिखाई दे रही है। इसकी जरूरत कुपोषण के कारण खड़ी हुई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने में पड़ती है। देखिए, इस कार्यक्रम की मदद से हम जैविक रूप से सुरक्षित मूंगफलियां बनाएंगे जो लोगों के स्वास्थ्य को ज्यादा बेहतर बना सकेंगी। वैज्ञानिक कामयाबी का सबसे बड़ा सुकून यही है कि उसके व्यावहारिक इस्तेमाल से लोगों को फायदा होता है। अगर आपको वैज्ञानिक जीवन के बारे में नए नजरिए से देखना है तो कुछ वक्त एक ऐसी जगह बिताइए जहां जिंदगी जीने की एक नई शैली विकसित की गई है। यहाँ लोगों के लिए सूरज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और न सिर्फ उनकी आत्माओं की शुद्धि करता है बल्कि पेट भी भरता है। आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है और इसके साथ ही बैटरी रिचार्ज हो रही है। यहाँ ऑरोविल की ये अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप आध्यात्म और वैकल्पिक जीवन का एक बहुत ही मशहूर केंद्र है। मातृ मंदिर के रूप में इस आदर्शवादी टाउनशिप के बीचों बीच एक सोने के रंग वाली गोल संरचना मौजूद है। इसमें सूरज की रोशनी का इस्तेमाल अंदर किया जाता है। इससे अंदर के इलाके में रोशनी आती है, जहां इतनी जगह बनाई गई है कि यहां रहने वाले अपनी चेतना को महसूस करने के लिए बैठ सकें। परेशान मत करो, मैं बिजी हूं। ऐसी जगह जहां पृथ्वी के लिए लाभकारी ऊर्जा के स्रोत को इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जाता हो, वहां अगर बड़े पैमाने पर सूरज का इस्तेमाल न होता तो वाकई ताज्जुब होता। पूरी टाउनशिप में मौजूद हर घर से सौर ऊर्जा इकट्ठा करके इस बड़ी रसोई की छत पर 15 मीटर चौड़े सोलर बॉल में जमा की जाती है। ये एक पूरे गोले का निचला 1/3 हिस्सा है। ये एक जगह स्थिर है, तो सूरज के संचालन के हिसाब से हमें किसी एक चीज को तो हिलाना ही पड़ता है, तो पूरा रिसीवर ऊपर की ओर सूरज को देखता है। इसे कंप्यूटर और छोटी मोटरों की मदद से चलाते हैं और ये दिन में एक बार पूरे बॉल में पेंडुलम की तरह चलता है। एक आसान डिजाइन और आसान निर्माण, 11,000 छोटे चौकोर आईने एक एक करके लगाए गए ताकि ये सूरज की रोशनी को झूलते हुए रिसीवर पर परावर्तित कर सकें। इस बॉल का ढांचा पहले से तैयार किए गए फेरो सीमेंट से बना है, तो नीचे कोई धातु नहीं है। इसमें 96 टुकड़े लगे हैं और इन्हें जमीन पर बनाया गया है और फिर इन्हें जोड़कर ये गोल आकार दिया गया है। ये तो एक पहलू है। इसके अलावा आईने का आसान इस्तेमाल गांव के एक साधारण दल ने किया जो हमारे लिए काम कर रहा है। नीचे बॉयलर रूम में सामान्य पंप लगे हैं और वो पंप पानी को मैस्ट तक उठा कर लाते हैं और ये घूमकर ऊपर आता है और आधे रास्ते तक आते आते ये भाप में बदल जाता है, तो ऊपर काफ़ी भाप बनने लगती है और यही भाप इंसुलेटेड पाइप से वापस रसोई में चली जाती है। तो भाप यूं पैदा होती है और इसे नीचे रसोई में भेजा जाता है और इसी भाप की मदद से हर दिन सैकड़ों लोगों का खाना तैयार होता है। रसोई के डीजल बॉयलर के साथ काम करते हुए स्टाफ ने ये पता किया है कि वो सूरज और थोड़ी सी वैकल्पिक सोच की मदद से अपने ईंधन की कीमत को 20% कम कर सकते हैं। गोवा के तट पर आज शाम हो रही है। बंदरगाह में दिख रही शांति एक छलावा है। बंदरगाह के बाहर निकलिए तो आपको मॉनसून के दौरान दहला देने वाली लहरों से कोई नहीं बचा सकता। अपनी छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव से सागर कन्या पर चढ़ना अपने आप में एक रोमांचक काम था। आधे घंटे तक उसके इस्पात से टकराने और जूझने के बाद यह तय हुआ कि हमारा सामान माल वाले जाल में जाएगा और हम रस्सी वाली सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ेंगे।
तो रात में इतनी देर से हम यहाँ गोवा के तट से थोड़ा आगे जबरदस्त लहरों के बीच उपकरणों को माल वाले जाल में ऊपर पहुंचाकर खुद जहाज पर सवार हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें कैबिन जरूर मिलेगा। ये सागर के शोध का सबसे बुरा पहलू है। देखिए मेरी पैंट बिल्कुल गंदी हो चुकी है। चलिए अब कैबिन ढूंढता हूँ और अपना सामान रख देता हूँ। इस समुद्री यात्रा के लिए आकर हमने समुद्री वैज्ञानिकों की तमाम पीढ़ियों के काम पर नजर डाली है। सागर कन्या एक किस्म का तैरता हुआ संस्थान है। 1983 में सेवा में शामिल हुआ यह जहाज भारतीय शोध और खोजबीन का जरिया बन गया है। सागर कन्या, इसका मतलब है सागर की बेटी, और भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जहाज है। 1983 में इसका निर्माण हुआ और अब ये करीब 24 साल पुराना है। सागर कन्या में कई चीज़ों पर काम होता है और भारत के करीब करीब सभी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र इस जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, सरकारी संगठन हो या दूसरे शोध संस्थान हो। जहाज़ पर एक बायोलॉजिकल लैब है, एक ड्राई लैब है, वेट लैब भी है, मरीन जियोलॉजिकल लैब है, जियोफिजिकल लैब है और जियोफिजिकल उपकरण हैं, जिनमें ग्रेविमीटर और सब बॉटम प्रोफाइलर वगैरह शामिल हैं। अपनी यात्रा में हम पश्चिम में अरब सागर की ओर जा रहे हैं, लेकिन साल भर ये जहाज न सिर्फ इस तट पर बल्कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भी तमाम अभियानों में व्यस्त रहता है। ऐसी यात्राओं पर यह लगातार सागर पर नजर रखता है और उसके खारेपन के तमाम पहलुओं के साथ साथ तापमान को नापता है और प्लैंकटन और पानी में घुले पौष्टिक तत्वों के नमूने लेता है। इसके बाद इन नमूनों की जहाज पर मौजूद प्रयोगशालाओं में से किसी एक में जांच होती है। इन सब की मदद से भारत के सागरों की समझ के साथ साथ मौसम के तौर तरीकों की समझ बढ़ती है, जो उसके विशाल तटों के आसपास फैला है और मॉनसून जैसी चीजों को प्रभावित करता है। जहाज के इस तरफ लगे सेंसर्स और सैंपलर्स ज्यादातर सागर के उन गुणों का परीक्षण करते हैं जिनके बीच से हम अभी गुजरे हैं। इस तरफ अभी जो लगा है वो बहुत ही गहराई तक जाता है और समुद्र तल तक पहुंच जाता है। दुनिया की सारी जानकारी के बावजूद आज भी सागर तल हमारे लिए एक रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि इसमें असीमित संभावनाएं हैं। दुनिया उन खनिजों और कच्चे माल की खोज कर रही है जिनकी जमीन पर अब कमी पड़ने लगी है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग सागर तल की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी सभी समुद्री ताकतों की तरह भारत ने भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के महत्व को समझा है। आलू के बराबर के ये नोड्यूल्स गहरे सागर के तल पर फैले रहते हैं। इनमें निकल, तांबा और कोबाल्ट जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण धातुएं शामिल होती हैं। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास इन नोड्यूल्स का पता लगाने की काबिलियत है। हमने ऐसे इलाकों का पता लगा लिया है जहां से ये नोड्यूल्स निकाले जा सकते हैं। तो इस समय तो हम उन्हें निकालने की प्रायोगिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं और साथ ही ये देख रहे हैं कि धातु विज्ञान में कौन से बदलाव किए जाएं जिनसे इन नोड्यूल से धातु निकल सके। गहरे सागर के शोध के कारण हिंद महासागर का एक बड़ा इलाका भविष्य के विकास का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पायनियर इन्वेस्टर का दर्जा दिया है। सागर की बेटी ये सागर कन्या बड़ी खूबसूरती से बड़ी हो रही है, लेकिन इसे नए तकनीकी बदलावों की मदद से लगातार युवा रखा जाता है। जैसे कि इस आधुनिक सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम को ही लीजिए, ये सर्वे के लिए बिल्कुल सही रास्ता बताता है। परस्पर संबंध वाले शोध जैसे वायुमंडल और सागर के बीच संबंध वाले शोध हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान का मुख्य हिस्सा हैं। ऐसे विकासों के कारण इस जहाज को बहुत सी यात्राएं करनी होंगी और वो बहुत सी खोजें करेगा। मॉनसून के बादलों के बीच वापसी यात्रा में भी आंकड़ों का इकट्ठा होना जारी है और ये हमारे आसपास फैली भौतिक दुनिया की हमारी जानकारी को लगातार बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ सागर कन्या पर हमारी सफारी खत्म होती है। जाहिर है कि जिन कहानियों को हमने चुना वो कभी खत्म नहीं होंगी। उनका रूप ही ऐसा है कि उनमें होने वाले बदलाव हमेशा अगले विकास की ओर आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो साइंस सफारी की टीम की तरफ से मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।